गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमारी क्लासें चल रही थी, हम निरंतर क्लासें डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं व्यंजन के भेद पार्ट 2। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, सेकंड पार्ट हम शुरू करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में हम समझेंगे व्यंजनों के भेदों को, जिसमें हमने दो भेद प्रकार के दो आधार और लिए हैं। एक तो हमने लिया है स्वर तंत्रिका के आधार पर, और दूसरा हम प्रयोग के आधार पर प्रयत्न के आधार पर चर्चा करने वाले हैं। प्रयत्न के आधार पर, इन दोनों आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन आने वाला है, एक प्रश्न आने वाला है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब जो कमेंट बॉक्स में उत्तर देगा उसका नाम अगले वीडियो में स्लाइड के माध्यम से दिखाया जाएगा। और साथ में 1 मई फर्स्ट मई को जो सवाल पूछा गया था उसका भी जवाब आपको वीडियो के बाद मिलने वाला है, वीडियो के अंत में मिलने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला है स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर या घोष के आधार पर। घोष बोलते हैं नाद को। क्या बोलते हैं? नाद को। जब नाद होता है या आवाज़ होती है तो उसमें कुछ कंपन होता है। क्या होता है? कंपन। उस कंपन के आधार पर ही हमने स्वर व्यंजनों के भेद बांटे हैं, स्वर तंत्रिका के आधार पर, जो स्वर तंत्रिका में कंपन होता है। अब सबसे बड़ी बात ये समझ आती है कि स्वर तंत्रिका होती क्या है। स्वर तंत्रिका होती है हमारे गले की मांसपेशियाँ। गले की मांसपेशियाँ होती है, मांसपेशियाँ, गले की मांसपेशियाँ होती है, जिसमें जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें कंपन होता है। अब देखिएगा, मैं इस चित्र के माध्यम से आपको बताने चाह रहा हूँ कि जो ये दिखाया गया, ये जो आपको संतरी कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये स्वर तंत्रिका या कहूँ गले की मांसपेशियाँ हैं। अब जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो इसमें कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है। अब इसी कंपन के आधार पर हमने व्यंजनों के भेद बांटे हैं। इसके व्यंजनों के भेद बांटे हैं। ये प्रत्येक ध्वनि, चाहे कुछ भी उच्चारण करो, तो इन मांसपेशियों में कंपन महसूस होता है। क्या होता है? झंझनाहट सी महसूस होती है, और उसी आधार पर हमें इसके भेद बांटते हैं। अब ये मांसपेशियां किसी भी व्यंजन को उच्चारण करती हैं या वर्ण को उच्चारण करती हैं, तो किसी में तो कम और किसी में ज़्यादा कंपन होता है। मतलब एक वर्ण का उच्चारण करती है तो कम, और एक वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ज़्यादा। इनमें कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है। अब हम ज़्यादा तो इसकी गणना नहीं कर सकते कि कितना कंपन हुआ कितना नहीं, लेकिन हमने कम और ज़्यादा के आधार पर कि कंपन कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, इसी आधार पर हमने व्यंजनों के भेद बांटे हैं। तो इसी आधार पर व्यंजनों के भेद बांटे हैं हमने। एक तो बांटा है सघोष और एक बांटा है अघोष। एक तो है अघोष और एक सघोष। हम देखिएगा सघोष और अघोष। अब स का अर्थ होता है सही, और घोष कंपन को बोलते हैं जिसमें कंपन ज़्यादा हो। क्या हो? जिसमें कंपन ज़्यादा। और को नहीं, हमेशा उपसर्ग का अर्थ नहीं होता है, और घोष का अर्थ होता है नाद या कंपन। तो जिसमें कंपन नहीं के समान हो। क्या हो? नहीं के समान। सिंपल रूप से बात करूं तो जिसमें कंपन कम होता है वो तो होती हैं अघोष, और जिसमें कंपन है ज़्यादा होता है वो होता है आपके सघोष या घोष वर्ण। सघोष या घोष वर्ण होती हैं। तो इसी आधार पर हमने इसको बांटा जाता है। तो देखिएगा,
ये इसमें कंपन कम है या ज़्यादा। अब किस किस वर्ण में कंपन कम होता है और किस में ज़्यादा होता है, तो मैं बता देता हूँ। जो आपकी वर्गीय व्यंजन है, क्या है, वर्गीय व्यंजन, जिसमें वर्गीय व्यंजन में जो आपका फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, जब हम इन दोनों का उच्चारण करते हैं तो इसमें कंपन क्या होता है, कम होता है। वर्गीय व्यंजन में कंपन कम होता है। जैसे बोल रहा हूँ के और खे, चे, छे, चे, छे, और फिर टे, ठे, मतलब ये वर्गीय व्यंजन जो फर्स्ट और सेकंड नंबर वाले आते हैं इनमें उच्चारण कम होता है। तो ये ए घोष होते हैं, इसके उच्चारण में कंपन कम होता है, तो ये क्या होती हैं, अह घोष होती हैं। और इसके साथ में ही जो ऊष्म व्यंजन है, जिसमें से और श व्यंजन आती हैं, क्या आती हैं, से व्यंजन, तीनों श जो होती हैं मूर्धन्य दंत्य और तालव्य से जो हैं ये भी क्या होती हैं, अघोष वर्ण होती हैं, क्योंकि इसमें भी गले के अंदर कंपन कब होता है, या गले की स्वर तंत्रिका जो होती है गले की, उसमें कंपन कम महसूस होता है। अब इसके अलावा जो बचते हैं, जैसे मैं बात करूं वर्गीय व्यंजन में थर्ड, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर, मतलब जैसे क ख के बाद में आते हैं गे, घे और अड़े, इनमें कंपन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और साथ में अगर बात करूं चे छः के बाद में जे, झे, इए, जे, झे और इए, तो इनमें भी क्या हो रहा है, कंपन ज़्यादा हो रहा है। तो ये वर्गीय व्यंजन जो है थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर, इनमें क्या हो रहा है, कंपन ज़्यादा हो रहा है। ये क्या है, सघोष वर्ण है, सघोष, या इसे घोष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घोष, सघोष या घोष। और इसके बाद में वर्गीय व्यंजन के बाद में जो बचते हैं ये, रे, ले, व और है, और साथ में अगर मैं स्वरों को भी सम्मिलित कर दूं तो स्वर भी क्या है, इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, सम्मिलित। तो ये होते हैं सघोष वर्ण, क्या होते हैं, सघोष या घोष। मैंने कहा था कि वर्गीय व्यंजन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बाद में जो आपकी आती हैं, क्या आती हैं, ये, रे, ले, व और साथ में है। और साथ में अगर मैं बात करूं तो इसमें स्वर भी सम्मिलित कर सकते हैं। अगर सारे वर्णों की बात करें तो स्वर भी इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं, क्या इसके अंदर हम सारे स्वर भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो चलो देखिए पढ़ते हैं इन्हें। इस स्वर तंत्रिका में घोष और व्यंजन के जो आधार हैं वो घोष और स्वर तंत्रिका के आधार पर कौन कौन से हैं, कि घोष के आधार पर व्यंजनों के प्रकार और स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका घोष और सघोष, क्या है, घोष और सघोष इसे बोलते हैं। इसके व्यंजनों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में कंपन घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। मतलब स्वर तंत्रिका में कंपन क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अधिक। अब जब अधिक होगा उसे बोलेंगे हम घोष या सघोष व्यंजन बोलेंगे। अब जिनमें इनकी संख्या 20 होती है, क्या होती है, इनकी संख्या 20। तो पहले मैंने बोला था वर्गीय व्यंजन 3, 4 और 5, जिस और साथ में अंतस्थ 4 और है, अंतस्थ व्यंजन और साथ में है सम्मिलित किया गया है। और अगर इसमें सम्मिलित स्वरों को भी कर सकते हैं, स्वरों को भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, तो इसमें 11 स्वर और सम्मिलित करने के बाद ये 31 वर्ण हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, 31 वर्ण हो जाते हैं। लेकिन हम व्यंजनों की बात करें तो इसमें कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, 20 होती है। तो ये दिखेगा नीचे लिखे हुए, ये क्या है, सारे के सारे सघोष या घोष वर्ण है। जैसे ख, ग, अड़े, जे, जे, ये क्या है, वर्ग के फर्स्ट और सेकंड, मतलब वर्गीय व्यंजन के फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर जो आपके वर्ण बचते हैं वो हैं सारे के सारे इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। तो देखिएगा नोट डालकर आपको बताया गया है कि सभी अंतस्थ व्यंजन है वर्ण और वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण के अंतर्गत आते हैं। मतलब इसके अंदर हमने तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण को, साथ में अंतस्थ व्यंजन और साथ में है वर्ण को सम्मिलित किया गया है।
अब आगे देखिएगा अघोष व्यंजन कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में घोष की तुलना में कम कंपन होता हो अघोष वर्ण कहलाते हैं। मतलब स्वर तंत्रिका में मैंने बताया था कि जो गले की मांसपेशियां होती है, स्वर तंत्रिकाएं जो होती है, उसके अंदर कंपन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब कम कंपन होगा तब वो क्या होंगे, अघोष वर्ण होंगे। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है। और 14 में कौन कौन से हैं, साथ में उष्ण व्यंजन जो है आपके तीनों स और सिर्फ है को छोड़ा है। और इसके बाद में फर्स्ट और सेकंड 10 वर्ण ये हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, 10 वर्ण ये हो जाते हैं वर्गीय व्यंजन। देखिएगा क च छ झ इ ट ठ प, ये सारे फर्स्ट और सेकंड और से तीनों से सम्मिलित किए गए हैं। और से देखिएगा इसमें नोट लगाकर आपको बताया गया है कि तीनों से वर्ण और वर्गों के पहले और दूसरे के अंतर्गत आती हैं। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ टाइपिंग में गलती हुई है। इसकी संख्या कितनी होती है, कुल 13 होती है। कितनी होती है, 13 होती है, न कि 14। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो हमने स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजनों के भेद कर लिए। एक हम प्रयत्न के आधार पर और देख लेते हैं। किसके आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, कि हम प्रयत्न करते हैं उसके आधार पर हमने कुछ चीज़ें देख लेनी है कि हम प्रयत्न करते हैं तब उसका उच्चारण किस तरीके से होता है, या उन व्यंजनों को कितने कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो हम सिर्फ उसे पढ़ लेते हैं और थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं, महत्वपूर्ण। और इसी महत्वपूर्णता के कारण हमने इसको प्रयत्न के आधार पर भी पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्रयत्न के आधार पर कि कुछ अन्य व्यंजन जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, तो ये प्रयत्न के आधार पर हमने रखे हैं। किसके आधार पर रखे हैं, प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर देख लेते हैं। पहला है स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। पहला क्या है, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। अब स्पर्शी संघर्षी व्यंजन क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि ये स्पर्शी भी है और संघर्षी भी है। संघर्षी मतलब संघर्षण करते हुए निकलते हैं, और स्पर्श मतलब किसी भी किसी अंग को स्पर्श करते हैं, तो इसे बोलते हैं स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये परीक्षा की दृष्टि से हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या, परीक्षा की दृष्टि से। और मैं वो एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये क्या हो गया, आपके स्पर्शी संघर्षी व्यंजन हो गए। अब संघर्षी व्यंजन, अब संघर्षी मतलब संघर्ष करना। जब हमारे अंदर से फेफड़ों से हवा बाहर घर्षण करती हुई आती है, या कहूँ दो अंगों के बीच से, निकट से बीच से हवा रगड़क लगाकर निकलती है, तो वो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी है, 5 है। फ व स है। अगला है नासिकीय व्यंजन। क्या है, नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन मतलब नाक से ध्वनि निकलना। नासिकीय व्यंजन क्या होता है कि जिसके उच्चारण करने में हमारे नाक से ध्वनि निकले, वो क्या होते हैं, नासिकीय वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, नासिकीय वर्ण। अब देखिएगा जो वर्गीय पंचमाक्षर है, क्या है, जो वर्गीय पंचमाक्षर, पंचमाक्षर समझ गए होंगे, 5वां अक्षर। क्या है, 5वां अक्षर। वो वर्गीय के 5वां अक्षर वो सारे नासिकीय वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, नासिकीय वर्ण। जैसे अड़े, ने, अणे, में, इय। क्या इन व्यंजनों को जब आप बार बार उच्चारण करके देखोगे, जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप करके देखोगे, तो आप इनको समझ जाओगे। तो क्या है, नासिकीय वर्ण। और इनकी संख्या भी कितनी होती है, 5 होती है। चलो आगे देखिएगा, निर्नुनासिक व्यंजन। इन्हें निर्नुनासिक व्यंजन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये निर्नुनासिक, नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती हो, नाक और मुंह से, तब वो निर्नुनासिक होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगला लुठित और परकंपित व्यंजन। परकंपित मतलब जब किसी चीज, किसी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं, तो जब व्यंजनों का उच्चारण करते समय जब हमारी जीवा में कंपन हो, क्या हो, जीवा में कंपन, पूरी तरह से कंपन हो रहा हो, तो वो क्या होती है, परकंपित या लुठित व्यंजन होते हैं। इनमें क्या आता है, इनमें सिर्फ एक वर्ण आता है, र। क्या आता है, एक वर्ण र आता है। अगला है पार्श्विक या
पार्श्विक व्यंजन। अब पार्श्विक व्यंजन क्या होता है कि जो हमारी जीव्या है, क्या है, जैसे ये हमारी जीव्या है, ये क्या है, जीव्या। अब जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जब उच्चारण के समय जो हवा है, क्या है, हवा दोनों तरफ पार्श्वों से, मतलब इधर से और इधर से, दोनों तरफ से हवा बाहर निकल जाए, वो होता है पार्श्विक व्यंजन। मतलब ये जीव ऊपर वाली ये क्या है, तालु से स्पर्श करती है, क्या है, जैसे जीव्या बनाई थी कि ये जीव्या थी, अब इन्हें दोनों पार्श्वों से हवा निकल जाती है और ये जो है ये तालु ऊपर वाले भाग को स्पर्श करना शुरू कर देती हैं। अब दोनों पार्श्वों से जब हवा निकली है, दोनों पार्श्वों से जब हवा निकली है तो ये क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है। और ये इनकी संख्या भी क्या है, एक है, और जिसका उच्चारण क्या है, लय ध्वनि है। अगला है स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन। इसे स्वर मुखी या काकल्य व्यंजन रे को ही बोलते हैं, स्वर यंत्रमुखी। अगला है अर्धस्वर। अर्धस्वर होते हैं आधे स्वर। अर्ध मतलब आधा, स्वर, अर्ध स्वर मतलब आधा स्वर, जो होते हैं ये और वह, ये आधे स्वर भी हैं, स्वर की जगह भी प्रयोग होते हैं और व्यंजन की जगह भी प्रयोग होते हैं। अब दोनों जगह प्रयोग होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, अर्धस्वर। अब इसको एग्जाम्पल को किस तरीके से होते हैं वो आगे समझने वाले हैं। अगला द्विगुण व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब द्विगुण मतलब दो गुणों वाले, दो गुण, जिसमें दो गुण समाहित हो, वो होते हैं आपके अढ़ और अढ़, अढ़ और अढ़। अब इसे अढ़ और अढ़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ध्वनि उत्क्षिप्त है। इसके नीचे जो सिंबल लगा हुआ है, चिन्ह जो लगा हुआ है, ये नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उत्क्षिप्त या कहूँ ताड़नजात बिंदु है। उत्क्षिप्त बिंदु या इसे बोलते हैं ताड़नजात बिंदु। क्या बोलते हैं, ताड़नजात बिंदु। अब इसके कारण ये सीधा लिखा जाता है तो ढ और ड है। अगर इसके नीचे हम बिंदु लगा देते हैं तो ये हो जाता है अढ़ और ये हो जाता है अढ़, ये हो जाता है अढ़। तो ये इसीलिए उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, अढ़ हो जाता है और इसका अढ़ हो जाता है। तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। अब देख लेते हैं अर्धस्वर क्या होते हैं। ऐसे व्यंजन जिसके स्थान पर स्वर प्रयोग करने से में उच्चारण में अंतर नहीं आता, मतलब ऐसे स्वर जिसके स्थान पर हम स्वर अगर उच्चारित कर लें तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता, वो क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं। इसका अर्थात इसका स्थान स्वर ने ले लिया है, यह कह सकते हैं कि जहाँ इसके स्वर जगह स्वर प्रयोग करते सकते हैं, इसलिए इसे अर्धस्वर कहते हैं। और ये अर्धस्वर है, यह वह स्वर होते हैं यह के स्थान पर ई का प्रयोग और वह के स्थान पर आ का प्रयोग करते हैं। इसको हम निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिएगा, जैसे हमने लिखा गई, और हम इस गई को इस तरीके से गई लिख सकते हैं, गई को गई। जैसे मिठाई, मिठाई को हमने मिठाई इस तरीके से लिख दिया। कुआं को कुआं, कुआं को कुआं इस तरीके से लिख दिया। अगला है द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन न विकसित व्यंजन। जैसे मैंने बताया था कि ऐसे व्यंजन जिसके उच्चारण में जीव कहीं और टकराए और फिर कहीं और टकरा जाए, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ये था उत्क्षिप्त व्यंजन की परिभाषा, कि जीव एक जगह टकराने के बाद दूसरी जगह टकराए तो वो उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। अब आते हैं आपके, इन्हें न विकसित भी कहा जाता है, क्योंकि ये नए विकसित हुए हैं, नए आए हुए वर्ण भी बोलते हैं, क्योंकि ये संस्कृत वर्ण में नहीं है, ये केवल हिंदी में नए आए हैं, इसलिए इसे नव विकसित कहा जाता है और इसे द्विगुण व्यंजन होते हैं। ये व्यंजन शब्दों के बीच या अंत में प्रयोग होती हैं। इन व्यंजनों को कभी कोई शब्द शुरू नहीं होता। याद रखना, जो नए व्यंजन हमने लिए, नव आगंतुक व्यंजन है, वो शब्द से पहले कभी नहीं लगते। शब्द से पहले शुरुआत में उसका कभी भी प्रयोग नहीं होता। और मैं बता देता हूँ कि एक शब्द के ऊपर कितने बिंदु लगते हैं, इसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो लेकर आने वाले हैं और उसको अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। जैसे हमने लिखा हुआ एग्जाम्पल में, कूड़ा, सड़ना, पढ़ना, बूढ़ा, ये क्या है, नव आगंतुक व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन से बने हुए शब्द हैं। अगला द्वितीय व्यंजन क्या है। द्वितीय व्यंजन की परिभाषा देखिएगा, जो व्यंजन दो समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे शक्कर, चक्कर, बिल्ला, दिल्ली, गद्दार। मतलब इसमें एक ही वर्ण, एक हाफ, आधा और एक
पूरा मिलकर एक नए शब्द व्यंजन का निर्माण किया, इसलिए द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं, दो व्यंजन वाले व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिएगा आगत व्यंजन क्या होते हैं। कुछ व्यंजन बाहर से आए हैं, जैसे हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया परंतु हिंदी भाषा के नहीं है, वो आगत व्यंजन कहलाते हैं, मतलब आए हुए व्यंजन। जैसे आगत व्यंजन च और फ, ये व्यंजन जो नीचे सिंबल लगा हुआ है नुक्ता, इसी आधार पर लगा हुआ है, इसको भी हमें एक वीडियो के माध्यम से, नई वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं अच्छे तरीके से, किस तरीके से समझाया जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, जो हमने की क्वेश्चन की बात की थी, की क्वेश्चन हम समझाएंगे। तो ये था हमारा परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हमें दिखाई दिए थे व्यंजन के भेद, वो हम लेकर आपके अंदर आ गए। और हम जो एक बचा है उच्चारण स्थान, क्या बचा है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन या कहूँ वर्णों के भेद, वो हमें एक अलग वीडियो से अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो ये हमने आज देखा, दो भागों आधार पर देखा था। पहला हमारा आधार था पहला हमारा आधार था उच्चारण स्वर तंत्रिका के आधार पर। दूसरा हमने देखा कि जो परीक्षा की दृष्टि से प्रयत्न हम कर रहे थे, उसके आधार पर हमने देखा था, प्रयत्न के आधार पर कि हमने किस तरीके से प्रयत्न करके हम नए वर्णों को भी हमने देखा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है आज का आपका सवाल कि निम्नलिखित में अर्ध स्वर का सही युग्म है, मतलब हमें स्वर लिखे हुए दिए हुए हैं और उसमें से हमें अर्ध स्वर का सही छांटना है। तो आप जल्दी से इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और साथ में अपने नाम सहित, क्या है नाम सहित, क्योंकि आपका नाम हमें दिखाने के लिए जरूरी है कि आपने सही जवाब दिया है या नहीं दिया। अब इस सवाल का जवाब बता देता हूं आपको। 16 मई, आपके पास 3 दिन मिलते हैं, आज कल और परसों, मतलब 3 दिन, 14, 15 और 16। 16 मई शाम 4 बजे तक PM। तब अगर आप 16 मई शाम 4 बजे तक कमेंट करते हो तो ही आपका नाम स्लाइड के अंदर आएगा, अन्यथा आपका नाम स्लाइड के अंदर है नहीं आएगा। तो ठीक है, तो अब जो आपका 1 मई का जो सवाल था, 1 मई का जो सवाल था उसका उत्तर देखिएगा। आपका 1 मई का सवाल था कि स्वतंत्र वर्ण होते हैं, मतलब स्वतंत्र वर्ण कौन से होते हैं। तो मैंने यही पूछा था, जिसमें ऑप्शन थे व्यंजन, स्वर, ए और ब दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना था कि स्वतंत्र वर्ण कौन से होते हैं। तो मैंने बताया था कि स्वतंत्र वर्ण हमेशा स्वर होते हैं और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अकेले नहीं बोले जाते, स्वतंत्र नहीं होते। तो स्वतंत्र वर्ण क्या थे, स्वर थे, और काफ़ी इंसानों ने इसका सही जवाब दिया। तो देखिए आगे जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उसका स्लाइड के माध्यम से आंसर, उससे पहले मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आइए तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे उनसे भी इसका फ़ायदा मिल सके और वो भी अपने आंसर, इस पीछे पूछे गए सवाल का जवाब वो भी सही तरीके से दे सके। तो थैंक यू, बाय बाय। अब अंत में देखिएगा वीडियो स्लाइड के अंदर जवाब देने वाले छात्रों के नाम।